हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ आवर चैनल एसएसटी समझो भाई मनोज, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का जो है राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके एपिसोड 6 के अंदर जिसेपी मेजिनी एंड द एज ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों को पता है पहले नेपोलियन का रूल हो चुका था फ्रांस के ऊपर और यूरोप के काफी पार्ट्स के ऊपर, और नेपोलियन को 4 यूरोपियन पावर्स ने हराया, जो ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों ने नेपोलियन को हटाया और अपना एक कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप किया था। ये कब हुआ था? 1815 के अंदर। तो ये जो कंजर्वेटिव रेजिम जो 1815 का था, ये कैसा था? बहुत ही ऑटोक्रेटिक। ठीक है, और इनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए लोगों के ऊपर, और जिसमें से एक सबसे जो मेन इशू बन गया था रेस्ट्रिक्शन का, वो कौन सा था? द सेंसरशिप ऑफ प्रेस। प्रेस की सेंसरशिप, मतलब कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता था, लिख सकता था, ऐसा कोई काम कोई नहीं कर सकता था उनके खिलाफ। तो ये जो सेंसरशिप वाला इशू है, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके लिए एक बहुत मेजर इशू बन गया, और इसकी वजह से क्या होने लगी? पूरे यूरोप के अंदर सीक्रेट सोसाइटी सेटअप होने लगी। सीक्रेट सोसाइटी इसलिए सेटअप हो रही थी क्योंकि डायरेक्टली तो मोनार्क से लड़ नहीं सकते थे वो लोग, तो इसलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जहां पे उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने स्टार्ट कर दिए मोनार्की सिस्टम के खिलाफ। अब इसके अंदर एक क्रांतिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है जेसीपी मेजिनी। तो जेसीपी मेजिनी जो थे, बोर्न इन जेनोआ इन 1807। 1807 में इनका जन्म हुआ, एंड ही बिकेम ए मेंबर ऑफ कार्बोनरी सोसाइटी। ये एक अंडरग्राउंड सोसाइटी थी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, जिसके मेंबर जेसीपी मेजिनी बन गए। देन सिर्फ 24 साल की उम्र के अंदर ही वाज सेंट टू एक्साइल। एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला। 24 साल की उम्र में उनको देश निकाला दे दिया गया 1831 के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया? ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज। इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड की, एक तो यंग इटली इन मर्सेज एंड यंग यूरोप इन बर्न इन 1833। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है, अब जेसीपी मेजिनी क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब भगवान ने खुद ये चाहा है कि जो नेशंस है वो नेचुरल यूनिट होनी चाहिए मैनकाइंड के। और इटली जो है कैनॉट बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। ये इटली से थे, और इन्होंने साफ साफ कह दिया अब इटली जो है छोटे छोटे पैचवर्क ऑफ किंगडम्स के अंदर नहीं रह सकता। और ये ईश्वर की भी इच्छा नहीं है, ईश्वर यही चाहता है कि जो नेशंस है वो बनने चाहिए। ठीक है, वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड के। अब जो ड्यूक मेटरनिच, जो आप जानते ही ऑस्ट्रिया के चांसलर है, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने मेजिनी को कैसे डिस्क्राइब किया? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि हमारे सामाजिक ताने बाने का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? जेसीपी मेजिनी। तो जेसीपी मेजिनी का डर खतरनाक रूप से फैल चुका था इन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंदर। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830 से लेकर 1848 तक पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो जैसे जैसे ये जो कंजर्वेटिव रेजिम अपने पावर को कंसोलिडेट करती जा रही थी, मतलब बढ़ाई जा रही थी, ठीक है, उसी प्रकार जो लिबरलिस्ट थे और नेशनलिस्ट की डिमांड वो बढ़ती जा रही थी। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की डिमांड बढ़ती जा रही थी, और लोग इनको एसोसिएट करने लगे किसके साथ में? रेवोल्यूशंस के साथ में। मतलब अब ऐसे मांग के तो मिलेगा नहीं, तो कैसे मिले ये आजादी? नेशंस कैसे बनाया जाए? तो ये सब करने के लिए वो क्या करने लगे? आंदोलन करने लग गए थे। ठीक है, अब इसके अंदर एक सबसे पहले एग्जांपल आता है अपहीवल ऑफ फ्रांस। अपहीवल ऑफ फ्रांस हुआ 1830, जुलाई 1830। आप जानते हो जो कंजर्वेटिव रेजिम्स ने किसको सेटअप कर दिया था? बोर्बन डायनेस्टी को वापस सेटअप कर दिया था 1815 में फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जुलाई 1830 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ? जो पब्लिक थी उन्होंने बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया और उसकी जगह सेटअप कर दिया किसको? लुइस फिलिप। अपना मोनार्क बना दिया लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिप को बना दिया। अब आपको पता ही है, मेटरनिच साहब बोल चुके हैं क्या कि अगर फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो अब
ये जो फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 का रेवोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रसल्स में अपराइजिंग हुआ, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, तो ये ठीक है। अब इसके बाद में एक इवेंट ऐसा भी है जिसने लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग को बहुत ज्यादा मोबिलाइज किया था। ठीक है, और वो इवेंट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ? 1821 के अंदर। 1821 के अंदर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, और ग्रीस जो था उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, और ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था। ठीक है, तो अब वहां के लोगों की जो डिमांड थी क्या, कि हम मुस्लिम एम्पायर के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि उनका कल्चर पूरा डिफरेंट था ग्रीस लोगों का। और जो पोएट और आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को क्या बताया, एज ए क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक पालना है ये ग्रीस। ठीक है, और ये एक मुस्लिम एम्पायर के अंदर कभी नहीं रह सकता है। अब इसके लिए जो है लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया कि हमें ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम चाहिए। और इसके बाद में एक जो इंग्लिश पोएट है जिनका नाम है लॉर्ड ब्रायन, लॉर्ड ब्रायन इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ फंड्स इकट्ठे किए और अपनी एक सेना बनाई और वॉर छेड़ दिया किसके खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। ठीक है, और अब लास्ट में ग्रीस को आजादी मिली ऑटोमन एम्पायर से बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। तो ये आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। तो फाइनली ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो गया। आप इसके अंदर आगे जब रोमांटिक इमेजिनेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखना कि कैसे जो ऑटोमन एम्पायर के जो सैनिकों ने ग्रीस के ऊपर मैसेकर किए, वो सब कुछ अपन उसमें देखेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन के अंदर। अब इसके साथ साथ एक और रिवोल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो एक तो रिवोल्ट हुआ था सिलिसिया के अंदर पीजेंट्स का, वीवर्स का, और एक जो है हंगर हार्डशिप की वजह से जो रिवोल्ट हुआ यूरोप के अंदर। इसके जो ईयर थे यूरोप के अंदर वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप के ईयर थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, देयर वाज एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड लोगों के पास काम नहीं था, इसलिए जो रूरल पब्लिक थी वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी। स्लम्स एरिया डेवलप हो चुके थे यूरोप के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट सीकर्स, एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा तो जॉब सीकर्स थे, लोगों के पास काम नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, इसी के साथ साथ फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गई, और जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो अब भी एंजॉय कर रहे थे सारे बेनिफिट्स को। अरिस्टोक्रेसी क्लास को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, और जितना भी जो बर्डन था वो आ गया किसके ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर। तो पीजेंट्स को बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ा था इन सालों के अंदर। अब जो एक 1848 का ईयर जो आता है, तो 1848 के अंदर जो पेरिस की पॉपुलेशन थी वो रोड के ऊपर आ चुकी थी, और उन्होंने जो लुइस फिलिप राजा, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, लुइस फिलिप को राजा बनाया था बोरबॉन डायनेस्टी को हटाकर जुलाई 1830 के रेवोल्यूशन के अंदर। उस राजा को 1848 के अंदर वापस भगा दिया लुइस फिलिप को, क्योंकि वो इन सब को कंट्रोल नहीं कर सका था। अरिस्टोक्रेसी क्लास वैसे ही एंजॉय कर रही थी, प्राइसेस खूब ज्यादा बढ़ चुके थे, यूरोप में पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट था, लोगों के पास काम नहीं था, सिटीज ओवर क्राउडेड हो चुकी थी पॉपुलेशन की वजह से। तो ये सारी चीजें जो लुइस फिलिप हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए उसको भगा दिया। और फिर इस जनता ने क्या किया, दे प्रोक्लेम ए रिपब्लिक। नेशनल असेंबली को तो बना दिया इन्होंने एक रिपब्लिक, कि भाई अब हम रिपब्लिक तरीके से चुनेंगे जिसको भी चुनेंगे। दूसरा, एडल्ट सफरेज टू मैन अबाउट 21 ईयर्स। अच्छा, वोट कौन दे सकता था? कोई भी मैन। अब पहले आपको मालूम है क्या था, कि जो सिर्फ प्रॉपर्टी ओविंग मैन था, लिबरल नेशनलिज्म में अपन ने पढ़ा था, सिर्फ प्रॉपर्टी ओविंग मैन थे वही वोट दे सकते थे। पर अब यहाँ पर एडल्ट सफरेज दे दिया, पर सिर्फ मैन, विमेन नहीं थी इसमें। अब भी 21 ईयर्स के अबव के कोई भी मैन जो है वो वोट दे सकते थे। एंड तीसरा, गारंटीड राइट टू वर्क, कि सभी को काम दिया जाएगा, इसकी गारंटी दी गई। ठीक है, तो ये 1848 का जो पॉपुलर रिवोल्ट हुआ, ये कुछ इसके पॉइंट्स है। अब एक रिवोल्ट हुआ 1845 के अंदर, जो सिलिसिया का था, वीवर्स का रिवोल्ट। 1845 के अंदर सिलिसिया के बुनकरों ने रिवोल्ट किया था। अब इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो ये जो सिलिसिया का रिवोल्ट हुआ था, ये किसके खिलाफ हुआ था? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। याद रखना,
ये रिवोल्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे वीवर्स को। सिलीसिया एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर लगभग 18,000 इनहेबिटेंट्स, 18,000 की पॉपुलेशन थी। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको रॉ मटेरियल देते थे और इनसे वापस फिनिश गुड खरीदते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, जो फिनिश गुड खरीदते वक्त उसके प्राइजेस को डाउन कर देते थे। रॉ मटेरियल को तो बेचते थे हाई प्राइजेस के अंदर, और जैसे ही फिनिश गुड खरीदते थे उसके प्राइसेस डाउन कर देते थे, जिस वजह से वीवर्स को बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया था। तो इतना है 4 जून की, 4 जून 1845 की, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब करने वाले जर्नलिस्ट है विलियम वुल्फ जर्नलिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया है। 4 जून 1845 को क्या हुआ, जो वीवर्स आखिर में बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद में इन वीवर्स ने अटैक कर दिया जो कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंशन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया था। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, अब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर अटैक किया तो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास तो सुरक्षा के इंतजाम थे, तो उन्होंने वीवर्स के ऊपर लाठियां वगैरह बरसा दी, ठीक है। पर वीवर्स की जो नंबर था वो ज्यादा था और इस कॉन्ट्रैक्टर के घर के अंदर घुस गए और जितने भी उसके फर्नीचर्स वगैरह थे सब कुछ या तो उनको नुकसान पहुंचा दिया या उठा के ले गए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स के जो गोडाउन के अंदर पहुंच गए, जितने उसके पास स्टॉक पड़ा था कपड़े का, उस स्टॉक को इन्होंने पूरा खराब कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। बट वहां पे भी उसको शेल्टर नहीं दिया गया, किसी ने भी उसको पनाह नहीं दी कॉन्ट्रैक्टर को। फिर जो है कॉन्ट्रैक्टर गया राजा के पास, तो 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है आर्मी के साथ वापस रिटर्न आया और इसके अंदर 11 वीवर्स वेर शॉट डेड। तो ये था एक सिलीसिया का रिवोल्ट जो 1845 के अंदर होता है। तो देखो आप लोग कैसे जो वीवर्स ने रिवोल्ट किया, इसके बारे में इसमें समझाया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा 1848 का जो रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जहां पे एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मन के अंदर हुआ था। ये तो अब तक हमने जो बातें की ये सब कुछ फ्रांस और इसके बारे में ही था। अब जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे वहां पे भी एक रिवोल्ट हुआ और वहां पे क्या हुआ जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।